हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनोज चौहान, टॉप एडुकेटर अकेडमी फॉर जेई एडवांस। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जेई एडवांस की सीरीज़ में एओडी के क्वेश्चंस। तो अपन एओडी के क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे अपना एओडी के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं उनके थ्रू अपन कंप्लीट एओडी का रिवीजन अपन कर लेंगे, है ना? ऐसा अपना उद्देश्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग में टेंजेंट नॉर्मल के होंगे, फिर आगे कुछ मोनोटोनिसिटी के, फिर उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के। तो इस तरह से अपना पूरा एओडी होगा। अगेन ये क्वेश्चंस केवल रिवीजन पर्पस के लिए हैं, और इनके बिट्स एंड पीसेस जो हैं आपके एडवांस का जो क्वेश्चन होगा उसको फॉर्मुलेट करने में शायद इस साल काम आए। ठीक है, हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है, बट आई थिंक एक बहुत अच्छे रिवीजन के लिए आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? ओके, मैंने ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से छोटे रखे हैं, ठीक है, इस बार जानबूझ के, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा और फिर काफ़ी सब टॉपिक जो है अपन कवर हो जाए, उस हिसाब से अपन ने ये लेक्चर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पे अटेंशन, और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक बार देख लें, फिर आंसर वेरीफाई करें, तो आपको और अच्छा फील आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है, आप देख सकते हैं ये इम्प्लिसिट फॉर्म में दे रखा है अपने को, यहाँ पर पूरी तरह राइट साइड x की फॉर्म में नहीं है। सेकंड, उसके बाद x का डोमेन दे रखा है -2π से 2π, क्लोज इंटरवल दे रखा है, दैट आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। तो पहला थॉट ये आता है कि टेंजेंट्स अगर उस लाइन के पैरेलल हैं तो dy बाई डी एक्स जो भी होगा, इसको डिफरेंशिएट करके जो dy बाई डी एक्स आएगा उसका स्लोप लाइन के स्लोप के बराबर आएगा। तो लाइन का स्लोप देख लेते हैं। तो पहला थॉट ये है कि लाइन को अपन डिफरेंशिएट कर लें। ठीक है, तो इस लाइन को डिफरेंशिएट कर दिया, तो लाइन का डेरिवेटिव देखते हैं। 1 प्लस कितना आ रहा है, ट्वाइस डी वाई बाई डी एक्स। तो लाइन का स्लोप आ गया अपने पास -हाफ, ये लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स भी अपने को -हाफ करना है, तो अपन ने इसको स्टार्ट कर दिया डिफरेंशिएट करना। तो y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, 1 प्लस वाई डैश। इसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स को -हाफ कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करता हूँ -हाफ, तो यहाँ पर आएगा -हाफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर आएगा -हाफ, तो 1 -हाफ कितना आ जाएगा, हाफ। अब इसमें चतुराई की बात ये है कि माइनस इंटू हाफ वो कट जाएगा, और इससे अपने को मिल रहा है 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसमें एक और चतुराई की बात यह है कि साइन थीटा जहाँ पर 1 होता है वहाँ पर कॉस थीटा 0 ही होता है। ठीक है, और उसमें क्या है कि अगर अपन ये वाली चीज़ अपन देखें कि ऐसा एक्स और वाई जहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, कर्व पर जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, कर्व पर जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या है, कर्व पर जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स -हाफ है, उस पॉइंट पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या कनेक्शन है, ऐसे पॉइंट जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, मित्रों ऐसे पॉइंट जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स -हाफ आ रहा है, वो ऐसे एक्स और वाई हैं जहाँ पर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना आता है, 1 आता है। तो ऐसी जगह जहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई 1 आता है, तो उस जगह पर कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, ऐसे एक्स और वाई जहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई 1 है वहाँ पर एक्स और वाई कॉज एक्स प्लस वाई कितना आएगा, 0 आएगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अब अपना जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें अपन इस कर्व की इक्वेशन के हेल्प से ये बोल सकते हैं कि भाई y अपना कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉज एक्स प्लस वाई बराबर है कर्व पर हमेशा y के। दैट इज द कर्व, ये है कर्व कि y कोऑर्डिनेट बराबर होता है कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई के। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करना है अपने को, अब y कोऑर्डिनेट जो है 0 है, और x कोऑर्डिनेट अपन यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से निकाल सकते हैं। अब अपने को ये देखना है कि बड़ा रिलेशन कौन सा होता है या छोटा रिलेशन कौन सा होता है, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से चलते हैं अपन इस पर, क्योंकि कॉस अगर थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा 0 पर तो साइन थीटा 1 या -1 होता है, पर अपने को ऐसा लेना है, ऐसा थीटा लेना है जहाँ पर साइन थीटा 1 ही आए और कॉस थीटा 0 ही आए, यही थीटा लेना है। तो इसका मतलब अपन इससे चले जाए, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आपका 2n पाई। साइन थीटा जहाँ पर 1 होता है वो क्या होता है, इसका रिलेशन अपने को याद होना चाहिए, है ना? पॉजिटिव वाई एक्सिस पर साइन थीटा 1 आता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पर साइन थीटा -1 आता है, पॉजिटिव एक्स एक्स पर कॉस थीटा 1 आता है, नेगेटिव एक्स एक्स पर कॉस थीटा -1 आता है। तो एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 2n पाई प्लस 90, और n यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कैन बी एनी इंटीजर। ठीक है, ओके ओके, और अपने को यहाँ पर कुछ लिमिटेशन वगैरह भी दे रखा है, और यहाँ पर अपन y को 0 भी रख सकते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2n पाई प्लस 90। x अगर जैसे ही आया 2n पाई प्लस 90, n की जगह 0 रख दिया, एक आंसर अपने को मिल गया। तो x का वैल्यू आ गया π/2। ठीक है, और एक x की वैल्यू, अब अगर मैं n की जगह 1 रख दूंगा तो 2 पाई प्लस π/2 आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 पाई प्लस π/2। ठीक है, ये x आ गया। y का वैल्यू कितना आएगा,
वाई तो खैर जीरो ही है हमेशा, वाई तो हमेशा हर केस में जीरो ही है, ठीक है। अब अपने को लिखना है लाइन पैरेलल टू, तो अपन ने स्ट्रेट लाइन में एक बहुत बेसिक फंडा पढ़ा है, चाहे तो डी बाई डी एक्स से चले जाओ, चाहे लाइन पैरेलल लिखनी है अगर, तो अपन क्या करें, इसके अंदर 1 डिग्री वाला पार्ट जो है वो सेम रख लेते हैं, ठीक है। और मुझे ध्यान रखना है कि एक्स का वैल्यू कितना है, लाइन सेटिस्फाई करता है 90 और 0 को, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 रखते हुए, एक्स का कोफिशिएंट 1 रखते हुए और 90 को सेटिस्फाई करते हुए, एक्स का कोफिशिएंट 1 रखते हुए और 90 को सेटिस्फाई करते हुए 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देखा आपने, एक्स को 90 रखो, वाई को 0 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है, और उस लाइन के पैरेलल भी है, कोफिशिएंट एक्स और वाई के वही है जो यहाँ पर है। अगला क्या है, -3 पाई/2, तो एक्स प्लस 3 पाई/2, ठीक है, एक्स प्लस 3 पाई/2 प्लस 2 वाई इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन आ गया, जहाँ पर देखो एक्स की जगह -3 पाई/2 रखा, तो ये वाला क्वांटिटी कितना आ जाएगा 0, और वाई 0 है ना, वाई का वैल्यू 0 है, और उस लाइन के पैरेलल आ रहा है। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं सवाल को। इसमें इंपॉर्टेंट बात, खास बात ये थी कि कई बार जब इम्प्लिसिट दे रखा हो ना, तो आप प्लीज़ जो कर्व की इक्वेशन है या जो डी वाई बाई डी एक्स बराबर करके जो रिलेशन आ रहा है, तो इस तरह के एक और इस तरह का दूसरा रिलेशन ढूंढ करके आपको फिर ये सॉल्व करना है कि एक्स और वाई क्या क्या आएगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो कर्व का इक्वेशन और जो डी वाई बाई डी एक्स का कंडीशन दे रखा होता है वो, ठीक है। ऐसे कई सवाल अपने को पैराबोला और एलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एंगल 90 बन रहा है, इस तरह के सवालों में भी कई बार आईआईटी के अंदर आए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्ड ऑफ पैराबोला टचेस द कर्व दिस एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 एंड इज बाइसेक्टेड बाय दैट पॉइंट, फाइंड ए। तो द कॉर्ड ऑफ पैराबोला टचेस द कर्व एट द पॉइंट, तो ये जो लाइन है अपने को दे रखा है टचेस द कर्व एट द पॉइंट, इससे अपने को पूरी लाइन ही डिफाइन होके आ रही है ना। टचेस द कर्व एट द पॉइंट, तो इस कर्व को टच करने वाली x इक्वल टू 2 लाइन यूनिक होगी, उसको निकाल लेते हैं अपन। टेंजेंट लाइन निकालनी है अपने को, x की जगह 2 रख दिया, तो x की जगह अगर 2 रखा है यहाँ पर, 1 - 2 कितना आएगा, -1, 1/-1 कितना आएगा, -1, तो y आ गया -1। सेकेंड, अगर टेंजेंट लाइन निकालनी है तो टेंजेंट लाइन का स्लोप आएगा डी वाई बाई डी एक्स से, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों 1/θ का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/θ², और चेन रूल में 1 - x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1, तो ये आ गया। इसमें x की जगह 2 रख दिया, तो x की जगह 2 रख के कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो स्लोप 1 आ गया। तो अपने पास टेंजेंट लाइन का इक्वेशन आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लिख सकते हैं, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ठीक है। ये आ गया लाइन का इक्वेशन, y इज इक्वल टू x -2 -1 कितना आ जाएगा, -3। ये अपने पास इस कर्व को छूने वाली यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, बहुत सिंपल सा कर्व है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्रॉपर्टीज आपको पता ही होंगी, ठीक है ना। तो अभी बात नहीं करते क्योंकि वो कोऑर्डिनेट का चला जाएगा सवाल, ये तो एओडी का सवाल है, पर बहुत बेसिक कैलकुलेशन, ठीक है, टेंजेंट लाइन को निकालने की। अब इसने बोला है कॉर्ड ऑफ पैराबोला टचेस द कर्व एंड इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट, तो ऐसा दे रखा है बच्चों, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला दिख रहा होगा अपने को, ए रियल नंबर होगा, हाँ ए रियल ही होगा, ठीक है ना, और -a² की वजह से डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अभी बोल रहा है टचेस द कर्व, तो ऐसा दे रखा है अपने को, ये जो पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, और ये बतलाया गया है कि जो कॉर्ड है वो एक्चुअली में इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, पॉइंट जो है वो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है, ए और बी मान लेते हैं एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है। ओके ओके, तो अपने को एक चीज़ याद आई, अपन कई सारे काम कर सकते हैं। तो एक तो अपने को याद आया कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट, मैं लिख देता हूँ। तो एक तरीका इसका, एक मेथड इसका, इसको कर सकते हैं अपन कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट। तो अगर अपने को पॉइंट पता होता है, ठीक है, कर्व पता होता है, तो अपन इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टी इज इक्वल टू s1। टी बच्चों कैसे आता है, टी आता है अपना x² की जगह x(x1), y² की जगह y1, 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह y प्लस 1 रख करके, और s1 क्या होता है, पावर ऑफ पॉइंट। उस कर्व के अंदर अपन ने ये पॉइंट रख दिया, तो जो वैल्यू आई वो रियल नंबर आया, वही होता है आपका s1। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो टी इज इक्वल टू s1। ओके, और दूसरा तरीका तो खैर ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है एग्जाम के अंदर, तो कुछ नहीं दे रखा अपने को, दे रखा है ये और ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर काटते हैं उसका मिड पॉइंट कितना है 2, -1, ठीक है। तो मैं तो बहुत बेसिक तरीके से सवाल को करता हूँ। तो y की जगह रख दिया x-3, ठीक, x-3 रखा, और ये कितना आ रहा है, -a² x² प्लस 5ax -4, ठीक है, ऐसा आ रहा है भाई। क्वाड्रेटिक इधर लेके आ गए, कितना आ जाएगा, a² x² प्लस x इंटू 1 - 5a, 1 - 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इन x आ गया, इसके रूट्स क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लो यहाँ पर पॉइंट a जो है उसके कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं अपन x1 y1, पॉइंट भी उसी तरह से मान लेते हैं अपन, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2,
तो अपने पास x2y2 उस तरह से अपने पास एक मिड पॉइंट का कंडीशन है कि x1 प्लस x2 बच्चों कितना आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन टू कितना आएगा 2, y1 प्लस y2 अपॉन टू कितना आएगा -1। तो क्योंकि इस क्वाड्रेटिक के रूट जो है वो है अपने x1 और x2, ठीक है, तो अपन क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन टू जो है उसकी जो वैल्यू है अपॉन टू इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो सम ऑफ रूट कितना आ गया 4। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई लगा रहा हूँ, कितना आ जाएगा 5a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, नेगेटिव ऑफ दिस, तो सम ऑफ रूट कितना आ गया अपना 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है ये, यार 4a² माइनस 5a और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बड़े आराम से ठंडे ठंडे इसके रूट दिख रहे हैं, एक तो आ रहा है 1 और एक 1/4। अब बच्चों IIT वाले आप जानते हो बहुत अच्छे लोग होते हैं, शरीफ लोग होते हैं और बहुत ही कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, वो बच्चों को कोई कष्ट नहीं देते, ठीक है ना। बच्चों के लिए तो वो फूलों का रास्ता जो है सजा के रखते हैं कि आओ आओ IIT में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से सवाल को कर दो और आ जाओ, है ना, ऐसे करते हैं। पर बच्चों यहाँ पर जो है आप देखो कि उन्होंने अपनी यहाँ पर शराफत जो है नेक्स्ट लेवल पहुंचा दी आज, ठीक है। इसमें अपने को क्या है, एक कैच है इसमें कि अगर ए का वैल्यू मैं 1 या 4 ले लेता हूँ, तो अभी तक हमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि ये लाइन जो है इस पैराबोला को रियल पॉइंट पे कट भी कर रही है नहीं कर रही। मान लो ये ऐसा है तो ये इमेजिनरी रूट्स का सम भी तो आ सकता है भाई, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट था। तो अब इसमें क्या है कि भाई ए का वैल्यू 1 रख करके अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें एक ही जगह 1 रखा, कितना आ रहा है x² और यहाँ पर कितना आ रहा है -4x प्लस 1। सही है भाई, इस क्वाड्रेटिक के तो रूट रियल आ रहे हैं क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है b² माइनस 4ac 12 आ रहा है, ठीक। 1/4 रखा तो यहाँ पर कितना आ रहा है x² डिवाइडेड बाई 16, ठीक है, और यहाँ पर एक ही जगह 1 रखा तो 1 माइनस 5/4 है ना, 1 माइनस 5/4 कितना आएगा, -1/4 कितना आ जाएगा -x/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक देख लिया अपन ने, 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, x² माइनस 4x प्लस कितना आ जाएगा 16, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा कितना रहा b² माइनस 4ac है ना, 64 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64 है, 16 4 64, ये नेगेटिव आ गया। यानी कि ए का वैल्यू 1/4 जो है वो रिजेक्ट होगा क्योंकि इसके लिए जो रूट्स आ रहे हैं जहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए और बी जो है वो इमेजिनरी आ रहे हैं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स का सम भी अपना क्या हो सकता है, रियल हो सकता है, क्योंकि अपने को पता है कि जेड और जेड बार का जो सम होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, तो वो रियल आ सकता है ना। तो ये अपना एक गंदगी कर दिया था इन्होंने। एट अ पॉइंट P1 अदर देन 0 0 ऑन द कर्व y is equal to x cube, meet the curve again at P2. The tangent at P2 meets the curve again at P3 and so on. Show that the abscissa of P1, P2, P3, Pn form a GP. Also, find the ratio area of P1, P2, P3 upon area of P2, P3, P4. तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार IIT के अंदर आया है और ये बार बार अपना प्रोसेस जो है रिपीट होता है, काफ़ी बार ये IIT के अंदर दोबारा आने का रहता है, ठीक है। मेंस के हिसाब से तो बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपेयरिंग है, एडवांस के हिसाब से भी आप इसको थोड़ा एक बार समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा सवाल बना सकते हैं इसके अंदर। देखो आगे देखो, यहाँ पर है ना, जैसे ये पॉइंट है, मान लो यहाँ पर अगर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो वो दोबारा कहीं पर कट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी प्रोसेस को रिपीट कर दिया, अब यहाँ पर अपन ने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया ऐसे करके और ये दोबारा आगे जा करके इस कर्व को किसी और जगह कट कर रहा है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं अपन अल्फा अल्फा क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व अपने को सबको याद होना चाहिए, ऑड फंक्शन है, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये सब क्लियर होना चाहिए, डोमेन आर है, रेंज आर है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर पहली बार अल्फा पर टेंजेंट ने जो दोबारा कर्व को कट किया वो मान लेते हैं बीटा कॉमा बीटा क्यूब, जहाँ पर बीटा बीटा क्यूब पर टेंजेंट लाइन ने दोबारा कर्व को कट किया उसको मान लेते हैं अल्फा अल्फा क्यूब। ये आपको समझाने के लिए अल्फा अल्फा गामा गामा क्यूब पर भी दोबारा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या करना होता है, मैंने आपको एक स्टैंडर्ड से बताया था क्लास के अंदर, वो ये कि जो लाइन है, मान लो ये लाइन जो PQ है, तो PQ लाइन जो है या तो लाइन का इक्वेशन लिख करके, P लाइन का इक्वेशन लिख करके उसमें Q पॉइंट पुट कर दो, या PQ लाइन का स्लोप कंपेयर कर दो। दो तरीकों से आप PQ लाइन का स्लोप लिख सकते हो, एक तो dy/dx एट P, वो है लाइन का स्लोप, और एक PQ कॉर्ड का जो स्लोप है वो, कॉर्ड नहीं मतलब कॉर्ड ही बोल सकते हो, दो पॉइंट को देख रहा है लेकिन लिमिटिंग सिचुएशन में, तो अपन PQ को जोड़ने वाली लाइन का जो स्लोप है वो लिखते हैं। तो dy/dx है ना, एक तरीका ये है लिखने का dy/dx। तो dy/dx कितना आएगा अपना भाई, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², उसमें एक्स की जगह अल्फा रख दिया, अल्फा क्यूब आ जाएगा। सेकंड, अब PQ का y2 माइनस y1 के फंडे से कितना आएगा, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाय बीटा माइनस अल्फा, दोनों को बराबर कर दिया। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में a माइनस बी तो आता है, वो कट जाएगा, a² प्लस b² प्लस कितना आ रहा है AB इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर, कितना आ रहा है β² प्लस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं बीटा की जगह अगर अल्फा रख दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो यानी कि बीटा माइनस अल्फा जरूर एक फैक्टर है। अपन ये देखें कि बीटा को किससे मल्टीप्लाई करें कि बीटा स्क्वायर आ जाए बीटा से, माइनस अल्फा को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2 अल्फा स्क्वायर आ जाए प्लस 2 अल्फा से इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक आ रहा है बीटा इज इक्वल टू अल्फा, एक आ रहा है बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। ये तो ज्योमेट्रिकली जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू अल्फा का मतलब है यहाँ पर टेंजेंट लाइन इस कर्व को दोबारा यहीं पर कट कर रही है। वो बात सही है, पर इग्नोर करना पड़ेगा ज्योमेट्रिकली फिलहाल। बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा। तो बीटा अगर माइनस 2 अल्फा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा से अगर स्टार्ट करते हैं, दोबारा अगर कर्व को कट करते हैं, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है वो एक्चुअली पिछले वाले का क्या है, माइनस 2 टाइम्स आता है। तो आप दोबारा इस प्रोसेस को लिखोगे ना, मतलब बीटा और गामा के लिए, तो आपके पास अब कितना आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा आ जाएगा। अब अगर आगे गामा पर टेंजेंट लाइन करके डेल्टा पे ले जाओगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 2 गामा आ जाएगा। तो आप इसको आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, है ना, ये 4 अल्फा, इसको क्या लिख लो आप, माइनस 8 अल्फा, है ना। ऐसे करके आपका आगे बढ़ता जाएगा मामला। तो अपन ने प्रूव कर दिया कि जीपी आ रहा है और कॉमन रेशियो कितना आ रहा है बच्चों, पिछले वाले का क्या आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स आ रहा है। माइनस 2 इज द कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो में लिख देता हूँ, कॉमन रेशियो जो आ रहा है जीपी का वो आ रहा है माइनस 2। हाँ जी, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अपने को पता ही है, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 1 पहला पॉइंट, 1 दूसरा पॉइंट, 1 तीसरा पॉइंट। तो 1 पहला पॉइंट कितना आ रहा है, अल्फा, अल्फा क्यूब, बीटा, बीटा क्यूब, और गामा, गामा क्यूब। ठीक है, ऐसे, और डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पर कितना जाएगा, बीटा गामा डेल्टा। तो 1 बीटा, बीटा, बीटा क्यूब, 1 गामा, गामा क्यूब, और 1 डेल्टा, डेल्टा क्यूब, है ना, ऐसा मान लेते हैं। अब इसमें यह है कि बीटा कितना है अपना, बीटा है आपका माइनस 2 अल्फा, गामा कितना है 4 अल्फा, है ना। तो ऊपर रख दिया अपन ने, सब कुछ अल्फा की टर्म में निकाल रहे हैं अपन। तो न्यूमरेटर पार्ट आ रहा है अपना 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा क्यूब, 1 4 अल्फा और 64 अल्फा क्यूब, होल डिवाइड बाय हाफ ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस 2 अल्फा माइनस 8 अल्फा क्यूब, 1 4 अल्फा 64 अल्फा क्यूब, 1 माइनस 8 अल्फा माइनस 512 अल्फा क्यूब। ठीक है यार है। अब इसमें क्या है भाई, आप यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें देखो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ अपन देखें तो यहाँ पर सेकेंड रो के अंदर से अपन माइनस 2 अगर कॉमन ले लें, तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि रो और रो R2 सेम आ जाएगा। हाफ हाफ तो उड़ाई दो पहले ही भाई। यहाँ पर अगर अपन देखें माइनस 8 अगर अपन कॉमन ले लें, है ना, माइनस 8 यहाँ से, तो यहाँ पर जो ये अल्फा क्यूब आएगा ना, यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये जो थर्ड रो है वो कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो बेसिकली ऊपर जो डिटर्मिनेंट लिखा है और नीचे जो डिटर्मिनेंट लिखा है, मॉड लिखा है, ठीक है, छोड़ो उसको। यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिया, यहाँ पर माइनस 8 कॉमन लिया, और अब जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। ठीक है, 1/16 इज द आंसर। तो ये जो जीपी वाला फंड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट था एक्चुअली इसमें ना, इस सवाल के अंदर। अभी नेक्स्ट बच्चों, ये थोड़ा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। कई बार नॉर्मल बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन आ जाता है, जिसमें अपने को आईटीएफ या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सब्स्टिट्यूशन अपने को करना पड़ता है, या आईटीएफ हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। तो वो देखते हैं अपन। कंसिडर एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन एक्स 0 से 90 नॉर्मल टू फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 30 डिग्री ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो नॉर्मल लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो नॉर्मल लाइन ऐसे तो लग रहा है कि बहुत सिंपल होगा, है ना, लेकिन क्या है, अपन पहले सिंप्लीफाई करें। अगर इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इसमें अपन ने क्या किया, साइन को किस तरफ लेके जाना है, साइन को अपने को ले जाना है 10 की तरफ। तो साइन का एक फॉर्मूला मुझे पता है 10 वाला, वो होता है 2 tan थीटा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये कर दिया अपन ने, 1 माइनस, है ना, 1 माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्टेप भाई, ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस 2 tan, यानी कि 1 माइनस tan का होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब बच्चों इसी चीज़ का क्या दे रखा है, यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स। तो ये आएगा 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 का मॉड। अब अपने को ये फॉर्मूला दिख रहा है tan a प्लस बी का, tan 45 tan x/2 1 माइनस tan 45 इंटू tan x/2। ठीक है, तो ये अपन ने लिखा टेंजेंट ऑफ 45
प्लस एक्स बाई टू, ठीक है ना, 45 प्लस एक्स बाई टू का मॉड है ना। फिर अपने देखा नेक्स्ट, ये जो एक्स का वैल्यू है 0 से 90 है, तो यहाँ पर रख दिया अपन ने, तो यार टेंजेंट ऑफ 45 प्लस बच्चों एक्स अगर 0 से 90 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 0 से 45। अगर अपन ये एंगल ऐड कर दें ना, यानी कि 45 प्लस 0 से 45 तो आ रहा है 45 से लेकर के 90। 45 से 90 बच्चों इसका जो टेंजेंट होगा है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मॉड कैसे खुल जाएगा, प्लस के साथ है ना। तो ये जो नंबर है, फंक्शन है, ये प्लस के साथ खुलेगा, क्योंकि जो गिवन एक्स की वैल्यू है उसके लिए ये अपना कितना आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है ना। एक्स की वैल्यू 0 से 90 के लिए ये क्वांटिटी जो है टेंजेंट ऑफ जो भी है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो मॉड प्लस के खुल गया। अब क्या आ रहा है, टेन इनवर्स। अभी अपने थोड़ी देर पहले रेंज भी निकाला था कि अंदर का रेंज क्या है, तो अपने को टेन इनवर्स टेन, अपने को ये देखना है टेन इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ कब, जब इनपुट एंगल जो है, इनपुट एंगल कितना है 45 से 90 है। मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, इनपुट एंगल क्या है 45 से 90 है। तो ये जो है ये ग्राफ एक बार देख लेते हैं भाई, टेन वर्स टेन, साइन वर्स साइन, कॉज इनवर्स कॉज याद होनी चाहिए। टेन वर्स टेन का ग्राफ ऐसा बनता है, माइनस 90 से 90 इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है। तो माइनस 90 से 90 ये लाइन है एक्स इक्वल टू माइनस 90, ये लाइन है एक्स इक्वल टू प्लस 90। फिर इसके बाद आपका ये वाला ग्राफ आ रहा है, ठीक है, ये ब्रांच आ रहा है, ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस पाए, ये आपका ब्रांच आता है एक्स इज इक्वल टू 90 से लेकर के एक्स इक्वल टू 3 पाई/2 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से ये लाइन आता है वाई इज इक्वल टू एक्स। तो अपन ये देख सकते हैं ये टेन वर्स टेन, टेन इनवर्स, क्योंकि इसका बन रहा है टेन इनवर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका टेन इनवर्स टेंजेंट ऑफ दिस, और इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं बराबर, क्योंकि यहाँ पर देखो आप 45 से 90 है ना, यहाँ पर आपका कहीं पर 45 होगा और यहाँ पर कहीं पर आपका 90 है। तो आंसर आ जाएगा पाई/4 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू वाई, ठीक है। हाँ भाई, नॉर्मल टू द फंक्शन, तो भाई तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन के नॉर्मल मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू इट, लाइन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू पाई/6 है ना। पाई/6 पर देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना रहा है, तो 45 प्लस पाई/12 15, 15 प्लस 45 कितना जाएगा 60। तो वाई का वैल्यू आ रहा है 60 और एक्स का वैल्यू आ रहा है 30। इस पॉइंट पर अपने को नॉर्मल ड्रॉ करना है, इसका स्लोप कितना आ रहा है हाफ, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा अपना -2 इंटू एक्स माइनस पाई/6। अब अपने को क्या करना है, पासिंग थ्रू, बस अपने को ये लाइन चेक करना है, ऑप्शन ओरिजिन। तो ओरिजिन भाई पाई/3 प्लस पाई/3 आ रहा है, पाई/3 प्लस पाई/3, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, एब्सोल्यूट टर्म जीरो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एक्स जीरो वाई 2 पाई/3, एक्स जीरो कर दिया और वाई कितना रहा है, उधर जाके पाई/3, उधर जाके पाई/3, हाँ वाई आ तो रहा है 2 पाई/3, ये सही है। एक्स पाई/6, एक्स पाई/6 के लिए वाई तो कितना आएगा 60 आएगा, ये गलत हो जाएगा। एक्स पाई/4 45 माइनस, तो यह आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 60 माइनस 30 करके आ रहा है, 60 माइनस 30, तो वो जीरो नहीं आएगा, तो अपना बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, एट टाइम टी पॉजिटिव द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेडियस। इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन भी था, थोड़ा अच्छा मसाला, रेट मेजरमेंट का एक अच्छा सवाल। एट टी इज इक्वल टू 0 द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 1 यूनिट एंड एट टी इज इक्वल टू 15 द रेडियस इज 2 यूनिट्स। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर एट रेडियस ऑफ द स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ठीक है, the radius of the sphere is 1 unit and t is equal to 15, the radius is 2 units. ठीक है, proportional to the reciprocal of its radius. Volume of the sphere है ना, तो volume is increasing at a rate of proportional to the reciprocal of its radius. भाई volume is increasing, volume rate proportional to reciprocal of its radius है ना, dv by dt। एक बार चेक कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा, डी बाई डी टी से, वो प्रोपोर्शनल दे रखा है अपने को रेसिप्रोकल ऑफ रेडिएट एट इज। ठीक है, अभी इसको अपन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला किसका, स्फीयर का है ना। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब
भाई डी बाई डी टी कितना आ जाएगा, डी बाई डी टी आ जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ऐसा करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह लिख लेते हैं अपन के, है ना, या लैम्डा। तो आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के बाय आर। भाई आर उधर मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब डी आर इज इक्वल टू के डी टी। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा पाई r⁴ इज इक्वल टू के टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोला है, टी 0 पर रेडियस इज 1 है ना, तो इसमें रख दिया टी को 0 और आर को 1। टी को 0 रख दिया, आर को 1 रख दिया, तो कितना जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा पाई इज इक्वल टू सी। फिर आ जाएगा पाई r⁴ इज इक्वल टू के टी प्लस पाई। अब आगे बोला है इसने कि टी 15 पर रेडियस कितना है, 2 है। रेडियस 2 है तो कितना आ जाएगा 16 पाई, और टी 15 है 15 के प्लस पाई, है ना। तो भाई के का वैल्यू कितना आ जाएगा, अगेन 1 आ जाएगा, सॉरी पाई आ जाएगा, के का वैल्यू पाई आ रहा है, 15 पाई प्लस पाई, है ना। ठीक है, तो के पाई आ गया, यहाँ पर पाई रख दिया, कितना आ जाएगा पाई r⁴ इज इक्वल टू पाई टी प्लस पाई। फिर पाई काट देते हैं, r⁴ आ रहा है अपना t प्लस 1। ठीक है, आ रहा है। रेडियस ऑफ स्फेयर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, रेडियस ऑफ स्फेयर ये आ जाएगा t प्लस 1 का 4th रूट। t प्लस 1 का आ रहा है ये 4th रूट, है ना, ये आपका रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। एट व्हाट टाइम t विल द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर बी 27 टाइम्स इट्स वॉल्यूम एट t इज इक्वल टू 0। वॉल्यूम बच्चों क्या होता है, वॉल्यूम जो है, अगर वॉल्यूम को 27 गुना करना है 27 टाइम्स, तो रेडियस को क्या करना है 3 टाइम्स। रेडियस को जो है आप 3 टाइम्स कर दो, वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 27 गुना हो जाता है, क्योंकि r³ आ रहा है ना। भाई t इज इक्वल टू 0 पर कितना हो रहा है, भाई t 0 पर, एट t इज इक्वल टू रेडियस स्फेयर इज 1 यूनिट। एट t इज इक्वल टू 0 रेडियस इज 1। ठीक है, तो एट व्हाट टाइम t विल द वॉल्यूम वॉल्यूम एट t इज इक्वल टू 0। तो रेडियस को 3 गुना करना है ना, तो रेडियस अगर अभी 1 है तो रेडियस को कितना करना है अपने को, 3 गुना, यानी कि 3 कर दें अपन। रेडियस 3 अपन यहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ से रेडियस 3 कर दिया, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू t प्लस 1। भाई t कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 3 की पावर 4 9, 81, 81 माइनस 1 80 आ जाएगा। वो जो काफ़ी डिसेंट सवाल, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, फिर अपन ने डी बाई डी टी लिखा, फिर इंटीग्रेट किया, फिर बाउंड्री वाली कंडीशन लगाया, फिर इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आए, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और एक अपना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना। तो ये इसके लिए अपने को 2 बाउंड्री वाली कंडीशन भी दे रखा था उसने कि t 0 पर ये है और t 15 पर ये है, 2 कंडीशन थी। अभी नेक्स्ट अपन रोलेस थ्योरम पर आ गए, बहुत बेसिक सवाल, वेरी बेसिक सवाल, उसके बाद एक जेई एडवांस का क्वेश्चन। तो यहाँ पर दे रखा है एफ एक्स एक्स पर अल्फा ln x x पॉजिटिव 0 x 0। रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू f फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 इफ अल्फा इज इक्वल टू। ठीक है, तो अल्फा अपने को बताना है इफ अल्फा इज क्या, है ना। तो रोलेस थ्योरम बच्चों क्या होती है, एक बार मैं अच्छे से आपको कंडीशन याद दिलाता हूँ। तो रोलेस थ्योरम होती है कि फंक्शन अगर मान लो कंटिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, ठीक है, और फंक्शन बच्चों डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और बच्चों फंक्शन जो है उसका a पर और b पर वैल्यू क्या है, बराबर है, इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर है। तो दोबारा सुन लो एक बार, कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, और a और b पर वैल्यू बराबर, इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर। तो फिर यहाँ से आप कह सकते हो कम से कम एक ऐसा पॉइंट, एटलीस्ट, ये एटलीस्ट बहुत काम का है, एटलीस्ट 1 c सच दैट f का डैश एट c इज इक्वल टू 0, और c क्या है, ओपन इंटरवल में लाई करता है, a और b के ओपन इंटरवल में डेल्टा 0 आएगा। इसका मतलब ऐसे थ्योरेटिकली बात करें तो ये होता है कि कम से कम एक मिनिमा या मैक्सिमा होगा a और b के बीच में, अगर वैल्यू बराबर आ रही है तो। अगर एक स्मूथ फंक्शन है, बिना पेन उठाए ग्राफ ड्रॉ किया गया है, इंटरवल पर वैल्यू बराबर है, इंटरवल के एंड पॉइंट पर, तो कम से कम एक लोकल मिनिमा या एक लोकल मैक्सिमा आया होगा, कांस्टेंट भी आ सकता है, या कांस्टेंट है ना, इस तरह से बोल सकते हो। खैर बहुत इजी है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अपने को चेक करना है 0 और 1 पर ये वाला कंटिन्यूस है क्या, तो वो बाद में देख लेंगे, पहले इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू देख लेते हैं। तो अपन ने चेक किया फंक्शन का वैल्यू 0 पर और फंक्शन का वैल्यू 1 पर, क्या ये बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो 0 पर 0 दे रखा है और 1 पर log 0 होता है, सही है, ये ट्रू आ गया, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो अपन ने देखा कि 0 पर
भाई जीरो के आगे तो ये कंटिन्यूस ही है, एक्स की पावर अल्फा, चाहे अल्फा पॉजिटिव हो, चाहे अल्फा जीरो, चाहे अल्फा नेगेटिव हो, एक्स की पावर अल्फा यानी कि एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर माइनस हाफ, नेगेटिव पॉजिटिव सबके लिए कंटिन्यूस ही आएगा। क्योंकि दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत यहाँ होती है कि एक्स की पावर मान लो -1/2 है, या मान लो एक्स की पावर -1/3 है, तो ये बेसिकली क्या है, 1/√x, और ये तो जीरो पर डिफाइंड ही नहीं है। ये भी क्या है, 1/x की पावर 1/3, ये भी जीरो पर डिफाइंड नहीं है। तो उसका तो चक्कर ही नहीं है, क्योंकि तो एक्स पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव में तो हर जगह ही डिफाइंड होगा। लॉग भी हमेशा डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड इंटू वेल डिफाइंड, रियल इंटू रियल, हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा। तो कंटिन्यूस आ ही जाएगा, कोई भी वैल्यू आप रखोगे रियल आएगा, और रियल आएगा तो रियल इंटू रियल करके रियल आ जाएगा। तो कंटिन्यूस दिख गया। अच्छा, लेकिन ये जीरो पर चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंटिन्यूटी इन द क्या होता है, क्लोज इंटरवल होता है। तो जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ओके, तो जीरो पर यहाँ से क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट आएगा, और यहाँ पर जीरो पर बस अपने को फंक्शन का वैल्यू देखना होगा। तो फंक्शन का वैल्यू जीरो पर तो अपन देख ही चुके हैं, वो तो गिवन ही है डेफिनेशन के हिसाब से, पहले वाली सॉरी दूसरी वाली से आएगा। और अब अपने को लिमिट से देखना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट जो है जीरो पर वो आ रही है नहीं आ रही, फंक्शन का वैल्यू एट जीरो के बराबर। तो अपन ने लिमिट लगाया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स की पावर अल्फा ln x, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अपने को केस बनाना पड़ेगा। आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, खुद ही उसने काफ़ी सारे हिंट दिए अपने को। मान लो एक्स का सॉरी अल्फा का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है, मान लो ए ऑप्शन देखते हैं अपन, तो यहाँ पर आएगा ऐसा 1/x² इंटू ln x। अभी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कितनी आ रही, -∞/0, ये कितना आ जाएगा, -∞, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है। लॉग ऑफ जीरो प्लस, बच्चों मैं यहाँ पर साइड में लेके बताता हूँ, लॉग ऑफ जीरो प्लस कितना होता है, -∞, बिकॉज ई की पावर -∞ कितना होता है, जीरो आता है। ई की पावर -∞ कितना आता है, जीरो आता है, ठीक है। हाँ भी, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत। बी ऑप्शन पर आते हैं, -1। तो अब यहाँ पर लिमिट कितना आ जाएगा, 1/x ln x। अगेन सेम फंडा, लॉग -∞, नीचे पॉजिटिव, और ये कितना आ जाएगा, -∞। ये ऑप्शन भी गलत। सी ऑप्शन पर आ गए, एक्स की पावर जीरो। बच्चों एक्स की पावर जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इंटू ln x, इसमें लिमिट लगाया एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, ये कितना आ जाएगा, -∞। अगेन ये ऑप्शन गलत। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो ऑब्वियसली एक ही बात बचती है, डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। अपना आंसर डी ऑप्शन आ गया। पर एक बार इसमें चेक कर लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो डी ऑप्शन में दे रखा है अपने को √x इंटू ln x, ठीक है। इसमें लिमिट लगाना है अपने को एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये जीरो आ रहा है और ये -∞ आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पता चल गया, आंसर फाइनाइट आ सकता है। तो ओके, तो ln x को रख दें कुछ, ln x को y रख देते हैं, ठीक है। तो y टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, -∞, तो ये कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा, ई की पावर y, ln x आएगा y, और x ई की पावर y, तो ई की पावर y का रूट कितना आएगा, ई की पावर y/2, और ये आ जाएगा ई की पावर -y/2, ऐसा बन रहा है। तो y कितना था, -∞ था, तो ऊपर आ रहा है -∞, y अगर -∞ है, नीचे ई की पावर इन्फाइनाइट कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट। ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं, एल ऑर्बिटल लगा दिया, ऊपर डेरिवेटिव बनाएगा, नीचे आएगा ई की पावर माइनस, और फिर कितना जाएगा, -1/2। इसमें लगाया एक्स वाई टेंडिंग टू -∞, यहाँ पर बनेगा ई की पावर प्लस इन्फाइनाइट, ई की पावर प्लस इन्फाइनाइट कितना आएगा, +∞ इंटू -1/2, ये कितना जाएगा, जीरो, ठीक, ये जीरो आ रहा है। तो ठीक है भाई, ये तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, यानी कि इसका लिमिट जो है किसके बराबर आ गया, फंक्शन का वैल्यू एट जीरो। तो ये फंक्शन जो है जीरो पर क्या है, राइट कंटिन्यूस है। इसको किस तरह से बोलते हैं अपन, आपने कंटिन्यूटी की क्लासेस में देखा होगा, जीरो पर ये क्या होता है, राइट कंटिन्यूस हो गया। तो यस, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने को डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करना है, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो करते हैं। तो डिफरेंशियबिलिटी अपने को जीरो के राइट साइड में चेक करना है, एफ डैश एट जीरो प्लस लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। तो एफ डैश एट जीरो का डेफिनेशन ही होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एच, है ना। क्या होता है, एफ डैश एट ए कितना होता है, एफ डैश एट ए होता है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो फंक्शन का वैल्यू जीरो के राइट नेबरहुड में देखते हैं। तो जीरो के राइट नेबरहुड में यहाँ से आएगा एक्स की पावर अल्फा, यानी कि एच की पावर अल्फा, और ln h, जीरो पर फंक्शन का वैल्यू जीरो है, डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। ये लिमिट अपना एग्जिस्ट करना चाहिए, जीरो पर राइट डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो कितना जाएगा ये बच्चों, अल्फा का वैल्यू अगर क्या लिया अपन ने, हाफ लिया है, ठीक है। रूल इज एप्लीकेबल फॉर एक्स। तो हाफ के लिए कितना आ रहा है भाई, एच की पावर 1/2 ln h डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो कितना आ जाएगा, ln h डिवाइड बाई एच की पावर 1/2, ठीक है।
अब बच्चों ऊपर कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट, नीचे कितना आ जाएगा जीरो पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट। ओहो हो, ये तो सवाल ही गलत हो गया, क्योंकि जीरो पर बच्चों ये तो राइट डिफरेंशिएबल ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आईआईटी में सवाल आया था, बोनस हो गया। एप्लीकेबल टू एफ फॉर एक्स 07 इफ अल्फा इज इक्वल टू हाफ। तो हाफ भी गलत है, क्योंकि बच्चों जीरो पर राइट डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। ठीक है ना, जीरो पर ये किसी भी ऑप्शन के लिए, यहाँ पर तो कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा था, इन तीन में तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस ही नहीं आ रहा था। हाफ के लिए यहाँ पर अगर हाफ रखें अपन, एक्स ई बार हाफ एल एन एक्स, एक्स पॉजिटिव, ठीक है ना, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं आईआईटी में सवाल बोनस नहीं आते, आईआईटी में सवाल बोनस हो जाते हैं कई बार। ठीक है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होता, पर हाँ देख लेना एक बार बोनस का रूल क्या है, कि कम से कम एक ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा टू गेट द मार्क्स, मतलब वो देख लेना। क्योंकि एक बार बोनस के चक्कर में काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, एक बार आईआईटी में बहुत सारे बोनस आ गए थे, मतलब गलत सवाल आ गए थे। तो पी एक्स दे रखा है 51 एक्स ई पार 101 माइनस 2323 एक्स ई पार 100 माइनस 45 एक्स प्लस 1035 यूजिंग रोलेस थ्योरम प्रूव दैट एटलीस्ट वन रूट ऑफ पी लाइज बिटवीन, है ना। तो ऐसे देखने में बच्चों दो तरह के सवाल लगते हैं, एटलीस्ट वन रूट लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, तो एक तो ऐसा लगता है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो कंटिन्यूटी के अंदर पढ़ा था उसका सवाल है ये। हम फंक्शन का वैल्यू एक जगह ए पर और फंक्शन का वैल्यू दूसरी जगह, वहां पर अगर हम साइन डिफरेंट प्रूव कर दें, एफ ऑफ बी नेगेटिव प्रूव कर दें, तो कम से कम एक रूट आएगा फंक्शन का, ऐसा लगता है। ठीक है, तो हैव एटलीस्ट वन रूट बिटवीन दिस एंड दिस, तो ऐसा लगता है अगर ये हो गया तो काम हो जाएगा। ठीक है, पर बच्चों आपको याद होगा कि ये रोलेस का भी सवाल ऐसा होता है कि हैज़ एटलीस्ट वन रूट, है ना। हैज़ एटलीस्ट वन रूट में क्या करना होता है अपने को, इंटीग्रेशन वाला सवाल बनता ही है। अपन क्या करते हैं, फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे इसने पी बोला है ना, तो आप क्या करो, इंटीग्रेशन ऑफ पी कर दो। ठीक, पी का इंटीग्रेशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, पी का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, कांस्टेंट रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो मत रखो, आपकी इच्छा, दोनों से आंसर आएगा। इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स ई पार 101, 51 एक्स ई पावर 102 अपॉन 102 माइनस भाई 2323 एक्स ई पावर 101 अपॉन 101, ठीक है, माइनस 45 एक्स का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और बच्चों 1035 का कितना आएगा 1035 मल्टीप्लाइड बाई एक्स आएगा। ये इंटीग्रेशन, इसको अपन ऐसा करते हैं, गुजरात ऑफ एक्स बोल देते हैं। ठीक है, गुजरात ऑफ एक्स है। अब गुजरात ऑफ एक्स बहुत आराम से दिख रहा है कि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, और हाँ, तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, आराम से दिख रहा है, पॉलिनोमियल है। बच्चों अगर काश ऐसा हो पाए कि अगर जी का वैल्यू मैं प्रूव कर पाऊँ, काश ऐसा होता कि गुजरात का वैल्यू 45 की पावर 1/100, 45 की पावर 1/100 पर, और गुजरात का वैल्यू 46 पर, इन दो जगहों पर अगर मैं वैल्यू बराबर प्रूव कर दूं, ठीक है ना, इस फंक्शन का वैल्यू दोनों जगहों पर बराबर प्रूव कर दूं, तो वो जो हो गया काम, कंटिन्यूस है, हमेशा ओपन या क्लोज कुछ भी ले लो, पॉलिनोमियल तो ओपन क्लोज हर जगह कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक है, और एंड पॉइंट पर वैल्यू बराबर, तो कम से कम एक ऐसा सी आएगा, कम से कम एक ऐसा सी आएगा बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल, यही मतलब यहाँ से यहाँ तक, सच दैट एस टी मतलब सच दैट जी का डैश एट सी कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, शायद दे रखा हो, क्योंकि कई बार वो ऐसा देता है। ठीक है ना, ऐसा उसको देना उसकी मजबूरी हो जाता है। तो हमने इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखा, कौन सा वैल्यू रखा, चलो ये वाला रख देते हैं, 45 की पार 101, तो मुझे 51 अपॉन 102 कितना आएगा, ये तो 2 आ जाएगा, है ना। चलो बाद में देख लेंगे। अच्छा 23 अपॉन 101 भी ये कुछ नंबर है, 23 तो नहीं कहीं, देख लेते हैं एक बार, 101 इंटू 23, हाँ सही है, तो जा ही रहा है, तो इसको दोबारा लिखते हैं फिर तो, है ना, एक्स की पार 102 डिवाइड बाई 2 माइनस क्या है 23 इंटू एक्स की पार 101 माइनस 45 एक्स स्क्वायर बाई 2, और कितना है प्लस 1035, बच्चों 1035 भी शायद कुछ ना कुछ होगा, 23 से कनेक्टेड तो नहीं है, जो 45 से ज़रा, क्योंकि 90 मतलब 900 प्लस 135, तो 45 इंटू 20 प्लस 3 आ रहा है, 45 इंटू 23 लिखा हुआ, तो 45 इंटू 23 इंटू एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आगे बढ़ जाते हैं, इसका वैल्यू देख लेते हैं यहाँ पर, 45 की पावर 1/100 पर, तो 45 की पावर 1/100 की पावर 100 करोगे तो आएगा 45 आएगा, तो यहाँ पर 45, अच्छा समझा, ओ माय गॉड। बच्चों इन दोनों नंबरों को देखो ध्यान से,
इसमें बस आप x की पावर 100 कॉमन ले लो। आप x की पावर आपने जैसे 100 कॉमन लिया ना, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये लिखा है x की पावर 100 और ये लिखा है एक्स स्क्वायर, यानी कि ये नंबर रखने पर यहाँ पर उसके दो टुकड़े कर दो, x की पावर 100 एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों क्या आ गए बराबर, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। बच्चों यहाँ पर इसके है ना दो टुकड़े कर दो, x की पावर 100 और x, तो x ये रहा, 23 ये रहा, और x की पावर 100 ये रहा, तो ये माइनस है और ये क्या है प्लस के साथ है, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि इस फंक्शन का वैल्यू इस जगह पर, इस जगह पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 46 देखते हैं, 46 पर देख रहे हैं फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 46 पर देखा तो बच्चों आहा, सुंदर, अति सुंदर। बच्चों इसको देखो, x की पावर, सॉरी x की जगह 46 पर इसके दो टुकड़े कर दो, x की पावर 101 कर दो इसके, तो इसको कर दो x की पावर 101 इंटू एक्स कर दो, तो x की पावर 101, x की पावर 101 ये रहा, 46/2 कितना आ गया 23, कट गया ये 46 पर। बच्चों इसमें तो x कॉमन है, 45 कॉमन है, तो 45 कॉमन है, x कॉमन है, 45 कॉमन है, x कॉमन है, x/2 23 आ गया, बिल्कुल आ गया, ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है, ये भी 0 आ गया। तो हमने देखा 46 पर भी वैल्यू कितना आ रहा है, इस फंक्शन का 0 आ रहा है। बहुत ही कमाल का इसने स्ट्रक्चर बनाया था, कमाल के स्ट्रक्चर का, कमाल का डेरिवेटिव निकाला, कमाल का वैल्यू दिया जिस पर इसके इंटीग्रेशन का वैल्यू बराबर आ रहा है ना। तो यस इट इज, इसका एक रूट आएगा, क्योंकि रोलेस कहता ही यही है कि अगर इंटीग्रेशन फंक्शन का वैल्यू जो है अगर दो जगह बराबर है तो उसका डैश जो है 0 आएगा, है ना। ध्यान से एक बार दोबारा सुन लो, f का डैश एट c इज इक्वल टू 0, कम से कम एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर f का डैश 0 होगा। f डैश किसका, अपने इंटीग्रेशन का। तो ये जो फंक्शन है, अगर ये किसी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो रोलेस किस पे लगाई गई है, इसके इंटीग्रेशन पर, रोलेस लगाते हैं f पर, तो और रोलेस से आता क्या है, f का डैश 0 आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन याद रखना, ठीक है। भी आगे बढ़ते हैं, आगे एक और बहुत बेहतरीन सवाल। तो एक्चुअली ये सवाल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कल या परसों मेरे पास एक बच्चे ने डाउट पूछा मेरे से, और उसने बोला कि सर मेरे टीचर ने मेरे को ऐसे पढ़ाया है और ये बताया वो बताया फलाना जो भी है, ठीक है। फिर उसने बोला सर ये ऐसा क्यों सोचा सर, ठीक है, वाई ऐसा क्यों किया, वाई, ठीक है। तो वाई का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है ना, पर आपको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है क्लास के अंदर, प्लीज आप अटेंशन पे करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो आइए सवाल को देखते हैं, क्या दे रखा है, एफ इज डबल डिफरेंशियबल फंक्शन गिवन दैट एफ ऑफ 1 इज 1, एफ ऑफ 2 इज 4, एफ ऑफ 3 इज 9, ठीक, ठीक है, ये दे रखा है अपने को। अब बच्चों क्या है, अब आगे पढ़ो सवाल, ऑप्शन देखो, ऑप्शन से फील करो कि किस तरह का सवाल है, किस टॉपिक का सवाल है ये। तो यहाँ दे रखा है एफ डबल डैश इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स, हर एक एक्स का वैल्यू जो 1 से 3 के बीच में, उसके अंदर डबल डैश क्या है आपका कांस्टेंट आएगा। डबल डैश कांस्टेंट का मतलब समझते ही हो, इंटीग्रेट करके एफ डैश कितना आ जाएगा, 2x प्लस सी आ जाएगा, एफ कितना आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, पैराबोला बोल रहा है बेसिकली वो। तो ये कह रहा है कि एफ जो है वो पैराबोला है, ठीक है। वो कांस्टेंट वगैरह तो देख लेंगे अपन, वो यहाँ से आ जाएंगे कांस्टेंट, है ना, जो आपके इंटीग्रेट करके आएंगे। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, डबल डैश और डैश दोनों ही 2 हैं, भाई दोनों ही 2 हैं, ठीक है। तो डैश अगर 2 है फॉर सम एक्स, अच्छा सम एक्स बोला है, ऑल नहीं बोला है, सम एक्स बोला है, किसी ने किसी जगह पर डेरिवेटिव 2 आएगा। एफ डबल डैश इज इक्वल टू 3 फॉर ऑल एक्स 2 से 3, ठीक है, कोई इंटरवल में, डबल डैश इज 2 फॉर सम एक्स 1 से लेकर के 3। भाई जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता हूँ जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्यों किया उसका रीज़न पूछ सकते हैं, और आप वॉइस कॉल कर सकते हैं अकेडमी पर। आई ऑलवेज वेलकम डाउट्स, क्योंकि अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि सर आपने ऐसा कैसे सोचा, ठीक है, तो उसका मैं आज जवाब दे दूंगा, पर आप 3 दिन बाद जो है उसके बाद फिर आपके दिमाग में वो चीज़ एज अ डाउट नहीं रहनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्यों लिया गया था, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए, मतलब कोई आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, लॉजिक क्या है, फंडा क्या है, क्यों, मतलब क्यों, वाई, सारा खेल ही वाई का है। भाई आज अगर आप क्लास में डाउट नहीं पूछोगे तो आप आगे चल के एग्जाम में अटकोगे, विच इज नॉट अ गुड रिकमेंडेड सिचुएशन, ठीक है। मेरे ख्याल से जितने ज़्यादा डाउट आप लाइव क्लास के अंदर वॉइस कॉल करके अकेडमी पर पूछोगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ इस बार वंस एंड फॉर ऑल इसको फिनिश करते हैं, अपन काम खत्म करते हैं। आप ये बताइए, आप कितने ऐसे फंक्शन जानते हैं, ठीक है, मैं आपको गलत अप्रोच ही बताऊंगा, गलत अप्रोच ही बताऊंगा, सही अप्रोच ही बताऊंगा, ठीक है ना, सोचने का तरीका ही बताऊंगा। तो आप कितने ऐसे फंक्शन जानते हैं
इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि 1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9। सबके दिमाग में पहली चीज ये आती है, सबके दिमाग में, बहुत बच्चों के दिमाग में, कि ये तो एक्स स्क्वायर है यार, ये तो एक्स स्क्वायर है, पैराबोला है तो। ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं पैराबोला, एक बार को मान लेते हैं पैराबोला। उस हिसाब से डबल डैश इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स, ये सही हो जाएगा। ठीक है, डबल डैश इज 3, ये गलत हो जाएगा आपका। डबल डैश इज 2 और डैश इज 2 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू। तो मान लो मैं डैश इसका करता हूँ 2x, ठीक है, डैश कर दिया। अब ये बोल रहा है डैश जो है 2 है, यानी कि x का वैल्यू 1 है, पर ये इसने बोला है ये है ना, दिस एंड दिस, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। डबल डैश इज 2 फॉर सम एक्स, ठीक है, ये बोल रहा है फॉर सम और ये बोल रहा है फॉर ऑल, है ना, तो किसी के लिए और किसी किसी के लिए। तो अब आपको कंफ्यूजन केवल क्या है, ए और डी में ही ऑप्शन में जो है कंफ्यूजन रह गया। ठीक, पर मेरे भाई, मेरे बॉन्धो, ओ बॉन्धो मेरे, कितने ऐसे फंक्शन हैं जिनका इन तीन जगहों पर वैल्यू जो है 1, 4 और 9 आएगा। मैं कह रहा हूं कि इनफाइनाइट फंक्शन, मेरा लॉजिक देखो, आप ध्यान से देखो कि अनंत फंक्शन है इस संसार में, जैसे लेमडा इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़, कुछ और फंक्शन ऑफ एक्स भी ले सकते हो आप, प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इस फंक्शन के अंदर आप जब 1 रखोगे ना, तो ये इस फैक्टर की वजह से, रिमाइंडर थ्योरम की वजह से ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ और फंक्शन भी ले सकते हो, ऊट पटांग टिम्बकटू जाकर के भी ले सकते हो, ढोलकपुर जाकर के भी, और जो भी और डोरेमोन के पास जाकर के भी। तो यहाँ पर आपने कुछ भी रखा, कुछ भी रखा आपने, तो ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और पूरा दारोमदार जो है वैल्यू का जो है एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा ना, फंक्शन का वैल्यू 1 पर कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। बाकी यहाँ पर क्या है, हमेशा मामला साफ रहेगा। 2 पर देखेंगे तो यहाँ पर ये मामला साफ कर देगा और 2 पर वैल्यू यहाँ से आएगा। 3 पर वैल्यू ये मामला साफ कर देगा, 3 पर वैल्यू यहाँ से आएगा। ठीक है, अच्छा, तो 1 पर, 2 पर, 3 पर वैल्यू जो है आपका हमेशा किससे आ रहा है, इससे आ रहा है ना, एक्स स्क्वायर से आ रहा है, तो सही है। पर मेरे बच्चों, आप ये बताओ कि अगर आपने इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, एफ का डेरिवेटिव कर दिया आपने, ठीक, तो अब आपका डिफ्रेंशिएशन जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी फंक्शन ले सकता हूँ, है ना, तो यहाँ से जो मेरा जो पार्ट आ रहा है डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, ओके, डिफ्रेंशिएट करके, डबल डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, डबल डैश, मैंने डबल डैश लगा दिया यहाँ पर, डबल डैश, ठीक। तो यहाँ पर क्या, यहाँ से जो डबल डैश आएगा, यहाँ से जो डबल डैश आएगा, क्या वो ऑलवेज 0 होगा? नहीं, आप खुद भी जानते हैं कि डिफ्रेंशिएट करने पर पॉलिनोमियल को, अगर उसका रूट 1 है तो डिफ्रेंशिएट करने पर वो रूट शायद न रहे, है ना, वो रूट गायब हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप, ऑफ कोर्स आप यहाँ पर पावर 3, 7 और 10 ले सकते हैं। तो रिपीटेड रूट का फंडा भी लगता है कि हाँ यार, डिफ्रेंशिएट करने के बाद, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो यहाँ पर 1 का रिपीटेडनेस है, जो कि अभी 3 चल रहा है, 3, तो वो 2 से कम हो जाएगा, यानी कि अभी भी x माइनस 1 एक फैक्टर तो रहेगा। यहाँ पर जो भी x माइनस 2 का रिपीटेडनेस जो है वो 7 चल रहा है, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद x माइनस 2 की पावर कम से कम 5 तो रहेगी ही डबल डैश के अंदर। तो डबल डैश जो है, मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ, तो f का डबल डैश एट x, ठीक है, वहां पर कुछ फंक्शन ऑफ x रहेगा, x का कुछ रहेगा मसाला, और 2 और आएगा। तो हमें ये कहना जो है बिल्कुल गलत है कि फॉर ऑल आएगा ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। ओके, तो अब हम पहुंच गए उस मुकाम पर जहां पर अब हमें इस सवाल का आंसर देना जरूरी है, वाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आपने इस सवाल का आंसर नहीं सोचा ढंग से, तो फिर देन देयर इज नो पॉइंट इन स्टडिंग, ठीक है, फिर पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है। तो आज आपको इस सवाल का आंसर सोचना होगा, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये है, कि आप खुद भी एक्सपीरियंस हैं, ऐसा तो नहीं कि आज डे 1 है आपकी पढ़ाई का, आप सालों से पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, है ना, पहली बार ऐसा नहीं है कि आप कोई पॉलिनोमियल फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। तो मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज ट्राई टू फिगर आउट फॉर योर सेल्फ, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, मेरे को मत फॉलो करिए, मेरे को आंख बंद करके तो बिल्कुल फॉलो मत करना, अंधविश्वास बिल्कुल नहीं करना है। आपके मन में जो आ रहा हो, आपके मन में जो आ रहा हो, जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो मान लेना आप तो। और मैं कह रहा हूं कि नया फंक्शन जो है ना, वो इस तरह से मानना होता है। मैं आपको रोलेस का फंडा बता देता हूँ, दोबारा एक बार पीछे जाते हैं, ठीक है, जहां पर मैंने रोलेस की कंडीशन लिखी है। तो वो कंडीशन क्या है, नहीं आगे है, हाँ यही है क्या, पीछे था क्या रोलेस का सवाल, हाँ ये रहा रोलेस का, ये रहा, फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, और इंटरवल के एंड पॉइंट पर वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। इस कंडीशन को बहुत ध्यान से देखो, यही काम की चीजें अभी फिलहाल।
क्योंकि कंटिन्यूस डिफरेंशियबल तो मैनेज हो रहा है ना, वो तो मैनेज हो ही रहा है, दे रखा है उसने, है ना, डबल डिफरेंशियबल है। हाँ, और हाँ, जो तुम वो जो कंडीशन लगा रहे हो कि 1 पर 1, 2 पर 4 और 3 पर 9 आएगा, प्लीज ऑल्सो कीप इन माइंड दैट आपको एक डिफरेंशियबल कंटिन्यूस फंक्शन ही सेलेक्ट करना है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ऐसे ऊट पटांग कोई वो सिग्नम और ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट मत लेके आ जाना, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन ही लेने हैं जो 1 पर 2 पर 3 पर ये वैल्यू देते हैं। ठीक, तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन का वैल्यू 1 पर 2 पर और 3 पर बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप एक फंक्शन मानो जी ऑफ एक्स, और वो आप ऐसे मानो ना एफ ऑफ एक्स माइनस, और कोई जानकारी अपने को है, क्या है? एक्स स्क्वायर। अब आप इस फंक्शन का वैल्यू, जी का वैल्यू 1 पर निकालो आप, तो कितना आ रहा है? एफ ऑफ 1 माइनस 1। जी का वैल्यू 2 पर निकालो, कितना आएगा? जी टू इज इक्वल टू एफ टू माइनस 2 का स्क्वायर विच इज अगेन 0। जी का वैल्यू 3 पर निकालो, कितना आएगा? एफ थ्री माइनस 3 का स्क्वायर विच इज अगेन 0। तो हमने यहां पर पाया इस फंक्शन की वजह से कि जी एक फंक्शन है, उसका वैल्यू 1 पर 2 पर और 3 पर क्या है? बराबर है। ये तीन जगहों पर जी फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है? इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट C1 होगा इन द ओपन इंटरवल 1 से लेकर के 2 जहां पर जी का डैश एट C1 कितना आएगा? 0। और बच्चों मैंने मीन वैल्यू थ्योरम लगाया 2 से 3 के बीच में, C2 मान लिया कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा 2 से 3 के बीच में जहां पर जी का डैश एट C2 पर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, फिर अपन ने मीन वैल्यू थ्योरम लगाया C1 और C2 के बीच में। जी डैश अब फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम है जी डैश एट एक्स, और इंटरवल का नाम है C1 से लेकर के C2। मैंने देखा ये फंक्शन कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट C होगा जहां पर G का डबल डैश एट C बराबर होगा किसके? G डैश एट C1 माइनस जी डैश एट C2 अपॉन C2 माइनस C1, और वो कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू कितना है? बराबर है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर ये 0 आ जाएगा 1 से 3 के बीच में ना, फॉर सम। फॉर ऑल तो नहीं कह सकते आप, है ना, कांस्टेंट जैसा तो नहीं कह सकते, कोई ना कोई एक होगा, है ना। ठीक है भी, तो आज की सभा यहाँ पर समाप्त होती है, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट सन पे विद मोर क्वेश्चंस। ठीक है, मैंने कोशिश करी यहाँ पर टेंजेंट नॉर्मल और मोनोटोनिसिटी रिवाइज कराने की। ठीक है बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।